हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जो नई वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, रोल्स की। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो रोल्स थे वो क्या थे, एक उदार समतावादी थे। और यूएसए की जो यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे। तो प्लेटो की तरह इनकी जो विचार प्रणाली का केंद्र था ना, वो क्या था, एक न्याय का सिद्धांत था। क्या था, इन केंद्र भी न्याय का सिद्धांत है। रोल्स ने उपयोगितावाद के न्याय सिद्धांत के जवाब में अपना सिद्धांत दिया। यानी जो उपयोगितावाद था, जो बेंथम की थ्योरी थी उपयोगितावाद, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये बोला गया था कि जो हमारे पास में मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, और कई बार मतलब इसकी आलोचना भी काफ़ी हुई उपयोगितावाद की थ्योरी की। तो इसी के जवाब में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्योंकि देखो, जब इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी ना, जस्टिस ऑफ मतलब जस्टिस की थ्योरी दी इन्होंने, तो उस वक्त क्या था, 1960 और 70 के आसपास अमेरिका समाज में ना काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। किसमें, 1960 और 70 के राउंड फिगर में जो अमेरिकी समाज था ना, उसमें काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। कैसी कि उस वक्त नागरिक अधिकार आंदोलन, असवेतों की मुक्ति, अल्पसंख्यक असवेतों के लिए इक्वल राइट, सामाजिक न्याय। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना काम से जो अमेरिका समाज के संघर्ष थे ना, उनको एक नैतिक आधार प्रदान किया। क्या किया इन्होंने, अब जो भी ये आंदोलन चल रहे थे, इन सबको एक नैतिक आधार प्रदान किया। किसके द्वारा, अपनी जो थ्योरी थी जस्टिस के द्वारा। ओके जी। तो देखो, मेन मुद्दा क्या है कि जो जस्टिस है ना हमारे पास में, जो जस्टिस की थ्योरी है, वो क्या है, पोल साइंस का एक कोर कंसर्न है। क्योंकि जस्टिस की थ्योरी के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कोई पॉलिसी पब्लिक से डील करती है तो वो कैसी होनी चाहिए। ओके। तो यानी हमें क्या बताएगा, जस्टिस के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि भाई ये जो पॉलिसी बनी है, ओके, तो ये पब्लिक की फेवर में है या पब्लिक के फेवर में नहीं है। ओके। तो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई अब टैक्स ले रहे हो, जैसे हम अगर बात करें, जैसे आगे हम चर्चा भी करेंगे कि जो टैक्स के मैटर पे हैं, तो जैसे नोजिक महोदय थे, वो इनके काफ़ी बड़े क्रिटिक रहे हैं। और वो क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास में अमीर वर्ग है उनके ऊपर टैक्स लगाया, तो नोजिक उनके खिलाफ थे। तो जस्टिस की थ्योरी हमें बताती है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, और सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। ओके। तो समाज के रिसोर्स ओनर, डिस्ट्रीब्यूट, रिक्रूट कैसा होना चाहिए। तो हमने हमारे संविधान में भी बात की है। जैसे किसकी बात की है हमने हमारे संविधान में, सोशियो इकोनॉमिक की बात की है। ओके। किसकी बात की हमने, सोशियो इकोनॉमिक की बात की है। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस को सभी देशों के संविधान का एक पॉलिटिकल जस्टिस आइडिया होता है। यानी जो मर्जी संविधान ले लीजिए आप, उनका क्या होता है, अपना एक कोर कंसर्न होता है जस्टिस के ऊपर। तो हमारे भी संविधान का है। अब वो चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम जस्टिस के आइडिया पर ही आधारित होना चाहिए। तो ये इशू हो सकते हैं कि किसी देश का जस्टिस का आइडिया कितना ठीक है या गलत है। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम यूएसए और नॉर्थ कोरिया का जस्टिस का जो आइडिया है, अगर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो क्या होगा, आप सिंपल कह सकते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों के बीच में। तो क्यों, क्योंकि जो यूएसए के थे हमारे पास में, इन्होंने रोल्स मोदी ने दिया उसका आइडिया। लेकिन अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं, तो वो हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन उनकी जो थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग तो सही हो सकता है ना। तो इसीलिए पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, जस्टिस के आइडिया को एक्सप्लोरेशन से ही स्टार्ट किया जा सकता है। तो जो जस्टिस का आइडिया था ना, उसके बारे में अलग अलग चिंतक, अलग अलग विचारकों की सबकी क्या थी, एक अपनी अलग अलग परिभाषा थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज जॉन रोल्स के बारे में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले आप सभी हमारे व्यूअर्स को हैप्पी क्रिसमस डे, कि आज 25 दिसंबर है, तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे की काफ़ी बधाइयाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन रोल्स के बारे में। जो हमारे पास में क्या रहने वाला है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस रहने वाला है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इनको ना ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ 20th सेंचुरी माना गया है। ओके। साथ में क्या माना गया है, फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी भी माना गया।
तो इन्होंने क्या किया हमारे पास में, तो एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि प्लेटो को, ये मतलब इतने फेमस थे कि जैसे पुराने टाइम में ये बोला जाता था कि यदि प्लेटो को क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर माना जाता है तो रोल्स को कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर माना जाता है। तो प्लेटो के समय में एक स्टेटमेंट पर विचार किया जाता था। ओके, वो स्टेटमेंट क्या थी कि भाई देखो, कोई भी थिंकर है ना, तो वो या तो हो सकता है प्लेटोनिक या एंटी प्लेटोनिक हो सकता है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो इनके बारे में भी यही बात बोली जाती है। और सबसे मेन बात ये है कि इनके बारे में जो रोल्स के बारे में ये बात बोली है ना, तो वो बोली है इनके सबसे बड़े क्रिटिक ने। अब सबसे बड़ा क्रिटिक कौन था इनका? सबसे बड़े क्रिटिक थे इनके नोजिक मौर्य। तो नोजिक मौर्य ने क्या बोला इनके बारे में? तो नोजिक मौर्य बोलते हैं कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस राजनीतिक व नैतिक दर्शन से एक शक्तिशाली, गहरा, सूक्ष्म, व्यापक व व्यवस्थित कार्य है। देखो, अब आप देखो कितना मतलब इन्होंने डिस्क्राइब करके बोला है इसके बारे में। तो एक व्यवस्थित कार्य है। अब राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रोल्स के सिद्धांत पर ही कार्य करना होगा, और नहीं तो क्या करना होगा भाई, उनको स्पष्ट करना होगा कि अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि रोल्स ने उदारवादियों और समाजवादियों दोनों को अपने काम में समाहित कर लिया। यानी एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ था, इनका काम इतना विस्तारित था, इतना बेहतरीन ढंग से काम किया इन्होंने कि जो लिबरल और जो सोशल थे, इन दोनों के काम को अपने काम में मिलाकर अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने क्या किया, दिया। तो अब इनके बाद कोई दिक्कत रहनी नहीं थी। तो अब क्या होगा रियल में, अब या तो आप क्या कर सकते हैं, रोल्स का समर्थन करें प्लेटो की तरह, या तो आप प्लेटोनिक हो सकते हैं, एंटी प्लेटोनिक हो सकते हैं। तो यहाँ भी यही बात आई कि या तो आप रोल्स का समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन आपके पास में प्लेटो वाले जो था ना, उस प्रकार से इसमें भी आपके पास में कोई थर्ड वे नहीं है। तो जैसे अब आप देख सकते हैं कि इनकी जो थ्योरी है, उस इनकी थ्योरी के राउंड राउंड कितने मतलब फेमस थिंकर इन्होंने काम किया इनकी थ्योरी पे। जैसे आप नोजिक मान लीजिए, सबसे बड़े इनके क्रिटिक हैं। उसके बाद में आप हेयक, सैंडल, अमर्त्य सेन, माइकल, वोल्जर, डोरकिन, सब रोल्स के सिद्धांत के चारों ओर ही क्या है हमारे पास में केंद्रित देखने को मिलते हैं। तो चलो हम अब क्या करते हैं, रोल्स का भी काम देख लेते हैं कि जो रोल्स था उन्होंने क्या किया। जस्टिस एंड फेयरनेस अपना एक लेख लिखा इन्होंने सबसे पहले, जो कि एक आर्टिकल पब्लिश किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इनकी ये बुक्स आई है जो हमारे पास में 3 है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी जब आलोचना होने लग गई ना, तो धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी जो विचारधारा थी और जो अपना सिद्धांत था उसमें सुधार किया। भाई पहले तो इन्होंने मान लिया था कि यही सब कुछ सत्य है, लेकिन बाद में माना कि मेरी जो थ्योरी है वो केवल लिबरल जो देश है उनमें ही वैलिड होती है। फिर उन्होंने लेक्चर ऑन द हिस्ट्री और मोरल फिलोसफी 2000 में दिया, जस्टिस एज फेयरनेस और अरेस्टमेंट 2001 में दिया। तो इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट थी, स्कूल ऑफ थॉट क्या थे इनके, ये सोशल लिबरल थे। और इनके जो विचार हैं, उनके विचारों पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है जॉन लॉक, रूसो, इमैनुअल कांट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है ना, वो इमैनुअल कांट के विचारों का इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। और ये क्रिटिक थे किसके, उपयोगितावाद के। अब उपयोगितावाद के क्रिटिक है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बेंथम के हमारे पास में क्या रहने वाले हैं, बहुत भाई एक बड़े क्रिटिक रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, जो इन्हीं की थ्योरी के अगेंस्ट में अपनी थ्योरी भी दी है। ओके, तो ये क्या थे मतलब बेंथम के क्रिटिक रहने वाले हैं। और जब इन्होंने जस्टिस का कंसेप्ट दिया ना, तो उस समय इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को ही फॉलो किया है, जिसे होब्स, लॉक, रूसो के द्वारा फॉलो किया गया। तो अभी मैंने बोला ना कि इन तीनों का प्रभाव रहा है इसके ऊपर, तो इन पर लॉक और इमैनुअल कांट का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं कि इन जो उपयोगितावाद है, उनका मेन मकसद क्या होता है, उनका मेन मकसद होता है कि भाई मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो जो हमारे पास में रोल्स मौर्य हैं, रोल्स मौर्य ने इस चीज़ को सही नहीं माना। रोल्स मौर्य ने सही क्यों नहीं माना, क्योंकि देखो भाई कि इन्होंने एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो एथेंस था, क्या थे,
जो एथेंस था, तो एथेंस में ना उस समय क्या था, एक स्टेडियम, मानो एथेंस के लोग एक स्टेडियम में मौत का खेल देखने के लिए उपस्थित हुए। अब मौत का खेल कैसा भी हो सकता है कि भाई कोई मौत का कुआं है, उसके अंदर क्या करेगा, बाइक चलाएगा या आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, या मतलब आप समझ लीजिए भी कुछ भी हो सकता है कि मौत का खेल है। अब मौत का खेल मतलब क्या है कि उसमें दो पर्सन क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। क्या होगा कि ये दो पर्सन आपस में लड़ाई करेंगे, और मौत का खेल इसलिए है कि इन दोनों में से जब एक बंदे की डेथ हो जाएगी ना, तभी दूसरा बंदा क्या होगा, जीत पाएगा। तो हुआ ना मौत का खेल। तो दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, संघर्ष तभी खत्म होगा जब एक मर जाएगा। तो भीड़ अपने अपने योद्धाओं का क्या करेगी, हौसला अफजाई करेगी, भाई मारे वाला जीत जाए, मारे वाला जीत जाए, ठीक है जी। तो अफजाई करेगी। तो लास्ट में क्या होगा भाई, अभी हमने देखा ना कि मौत का गेम है, तो एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। तो एक मारा जाएगा, दर्शक क्या हो जाएंगे भाई, फुल खुश हो जाएंगे, ला भाई मारे वाला जीत गया। तो अगर उनके वाला जीत गया तो इसमें क्या होगा कि देखो सब मैक्सिमम हैप्पीनेस मिली है मैक्सिमम नंबर को, लेकिन उस बंदे का क्या जो मारा गया है, ओके, उसका क्या हुआ। तो बट रोल्स कहते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार व सुख पर ध्यान देना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में साध्य होना चाहिए, ना कि उस मृत योद्धा की तरह आप उसको एक हैप्पीनेस के साधन के तौर पर यूज करें और अपनी खुशियां मना के अपने घर घर को चले जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो जॉन रोल्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा भी है, कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो इनकी एक थ्योरी और भी थी, जैसे मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है कि आगे से जैसे यूँ मानो कि दो ट्रेन की पटरियां हैं इस टाइप से, यहाँ पे तो एक पर्सन को मतलब सुला रखा है और यहाँ पे 4-5 पर्सन को बांध रखा है, ओके। अब यहाँ से ट्रेन आ रही है और आपके पास में एक लीवर है ऐसे, और अब आपको पता है कि यहाँ पे तो अगर ट्रेन जाएगी तो 7-8 लोग मारे जाएंगे भाई, और यहाँ पे जाएंगे तो एक लोग मारा जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, यानी मैक्सिमम को बचाने की सोचेंगे। लेकिन रोल्स क्या कहता है भाई, रोल्स कहता है कि आपने चलो मैक्सिमम को तो बचा लिया, लेकिन उस पर्सन का क्या दोस्त था, लेकिन उसको भी आपको क्या करना होगा, बचाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि जो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है वो किसके ऊपर दी है कि 1950-60 के अंदर जो भी अमेरिकन सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए, जैसे कोई ब्लैक राइट मूवमेंट चली, वुमेन मूवमेंट चली, मूवमेंट फॉर डिसआर्मामेंट चली, तो इसको थोड़ा सा मतलब स्टेबल करने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी। और अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या किया, एथिकल पार्ट को जोड़ा, और इसमें क्या था, जैसे वर्च्यू एथिक्स, कंडक्ट एथिक्स और राइट बेस्ड एथिक्स, इन सभी को ऐड किया, ठीक है जी। तो 3 एथिकल थ्योरी दी हैं। जो वर्च्यू एथिक है ना, वो क्या कहती है कि इसमें ह्यूमन बींग के वर्च्यू पर फोकस किया जाता है, यानी इनके जो ह्यूमन बींग है उसके क्या किया जाएगा, गुणों के ऊपर फोकस किया जाएगा, ओके। कैसे कि इनके एक्शन पर कोई फोकस नहीं होगा, बस इसमें ये देखा जाएगा कि जो ह्यूमन बींग एक्शन कर रहा है और क्या कर रहा है, कोई भी मतलब किसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है जो हमें मतलब जज करनी है या हमें देखनी है या हमें महसूस करनी है, तो उसके पास में गुण यानी वर्च्यू है या नहीं है। तो इसी आधार पर बताया जाएगा कि भाई उसके मतलब जो ये गुण मतलब दिखाएगा सबके सामने, उसी के आधार पर पता चलेगा भी इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है, यानी एथिकल है या नहीं है, ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में कंडक्ट एथिक्स, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें वर्च्यू पर नहीं उसके एक्शन पे फोकस किया जाएगा। अब देखो इसमें तो वर्च्यू पे फोकस किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, उसके एक्शन पे फोकस किया जाएगा। लेकिन जो तीसरी थ्योरी है वो कौन सी हमारे पास में, राइट बेस एथिक्स है। तो राइट बेस एथिक्स में क्या होगा कि इसमें ये देखा जाएगा भाई कि किसी एक पर्सन को राइट देने से किसी दूसरे पर्सन के राइट का हनन तो नहीं हो रहा, तो इसमें देखा जाएगा कि उसके एक्शन एथिक है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आपके फादर साहब ने ना आपको एक गाड़ी दिलवा दी, ओके, और आपको गाड़ी दिलवा दी, साथ में लाइसेंस दे दिया कि भाई तू गाड़ी चला सकता है, बहुत बढ़िया ढंग से गाड़ी चला। तो अब क्या हुआ, आपको एक राइट मिल गया कि भाई आप गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चला सकते हैं, ओके, और आप गाड़ी चलाएंगे भी। लेकिन अब जो गाड़ी है और अब गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, फुटपाथ पे कुछ लोग मतलब सोए हुए थे, या यूँ मान लो रोड के ऊपर कुछ लोग ना रोड क्रॉस कर रहे थे जेब्रा क्रॉसिंग से। तो आपने कहा कि भाई मेरे को तो राइट दिया गया है क्या, अपनी गाड़ी चलाने का, और आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं और इन सबको उड़ा देते हैं, ओके।
तो आपने अपने राइट का तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्या कर दिया, उनके राइट का तो हनन कर दिया ना। तो इसमें ये देखा जाता है कि किसी एक पर्सन को राइट देने से क्या किसी दूसरे पर्सन के राइट का हनन तो नहीं हो रहा। तो इसमें देखा जाता है कि उसके एक्शन एथिकल है या नहीं है। तो देखो अब आपने क्या किया, अपने राइट के आड़ में उन सब लोगों को उड़ा दिया, तो आपका जो एक्शन था वो एथिकल हुआ या नहीं हुआ। तो हम कहते हैं कॉमन सी बात, अभी आप क्या कर सकते थे, रुक भी तो सकते थे ना यहाँ पे आके, लेकिन आप नहीं रुके, आपने उड़ा दिया, तो आपका एक्शन क्या हुआ, एथिकल नहीं हुआ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी अभी तक। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो जॉन रॉल्स थे, तो इन्होंने क्या बोला कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एज ट्रूथ इज ऑफ एनी सिस्टम ऑफ थॉट। और कांट ने क्या कहा, क्रिटिक ऑफ, ये क्या थे हमारे पास में, क्रिटिक थे किसके, उपयोगितावाद के। कांट, यहाँ पे शायद गलत लिखा गया, जो कांट की थ्योरी थी उपयोगितावाद, ये इसके बहुत बड़े आलोचक थे। कौन, जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स का क्रिटिक कौन था, नोजिक था। क्योंकि कांट क्या कहता था कि एवरी मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ, तो यू कांट यूज इट एज योर मीन। ओके, तो इन्होंने क्या दिया, अपनी थ्योरी के अंदर टेलियोलॉजिकल थ्योरी और डेंटालॉजी थ्योरी का भी कंसेप्ट इस्तेमाल किया। तो जो टेलियोलॉजिकल थ्योरी है वो क्या कहती है कि इसमें बेंथम कहता था कि जिस एक्शन से आपको पेन मिल रहा है तो उसे आप मत करो। ओके, तो बेंथम क्या कहता है कि आप कोई एक्शन कर रहे हैं, ओके, आपने कोई काम किया और उस एक्शन से आपको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है या हर्ट हो रहा है, तो आप उस काम को मत करो ना भाई, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको करना ही नहीं चाहिए उसे, तो आप मत करो। यदि गलत एक्शन करने से भी आपको प्लेजर मिल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि दारू पीना, जो ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, और आप क्या करें, ड्रिंक करते जा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रिंक आप कर रहे हैं, और आपको पता है कि इससे आपको स्वास्थ्य का लॉस हो रहा है, और आप क्या करेंगे, समाज में जाके समाज वालों को भी दुखी करेंगे, तो क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर, तो बेंथम क्या कहता, भाई तेरे को उस काम को करने से अगर क्या मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो कर, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप करो। इनका मानना है कि स्टेट का मुख्य काम प्लेजर को इंक्रीज करना है और पेन को क्या करना है, डिक्रीज करना है। इनका मानना है कि प्लेजर राइट से पहले है, राइट एंड रॉन्ग आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि प्लेजर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसलिए बेंथम का कहना है कि गुड इज प्रायर टू राइट। लेकिन इस फिलोसफी की काफ़ी आलोचना हुई, और जैसे कुछ सोशलिस्ट थे उन्होंने भी इस फिलोसफी की क्या की है, आलोचना की है। जैसे कार्लाई था, तो कार्लाई क्या कहता है उपयोगितावाद की थ्योरी को मतलब जैसे पिग फिलोसफी के नाम से भी इन्होंने पुकारा है, उसको भी बोला है। तो इसीलिए तो किसी को भी भला नहीं होता इसके अंदर। तो रोल्स ये साबित करना चाहते हैं कि जो लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उस थ्योरी का फंडामेंटल फीचर उपयोगितावाद नहीं है, बल्कि इमैनुअल कांट के आइडिया है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि भाई हम ना बेंथम के विचारों पे नहीं चल रहे हैं कि भाई आपको अगर किसी गलत चीज़ से भी मतलब फ़ायदा मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो यार करो, कोई दिक्कत नहीं, जी लगाए करो, ऐसा नहीं है। हम किस पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं इमैनुअल कांट के आइडिया पे, जो ह्यूमन डिग्निटी जरा भी वॉयलेट नहीं होने देता। भाई किसी भी प्रकार का अगर उनको यूँ लगता है कि नुकसान हो रहा है, किसको, ह्यूमन डिग्निटी को, तो वो उसको नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें सबको इक्वल ट्रीट किया गया है। यानी जो कांट की थ्योरी है, इसमें क्या करते हैं, सबको ये इक्वल ट्रीट करते हैं। ओके, तो इक्वल ट्रीट करते हैं, और किसी भी ह्यूमन बींग को आप एज अ मीन मत ट्रीट करो। जैसे उस मौत के खेल के आपने देखा कि एक योद्धा मारा जाता है, आपने उसको एज अ मीन यूज किया, कैसे, अपनी प्लेजर के लिए। ओके, लेकिन वो तो मारा गया ना, उसकी तो जान गई बेचारे की। तो ये कहता है कि आप किसी भी इंसान को एज अ मीन ट्रीट ना करो। कांट ने भी इसे कैटेगराइज एज अ डेंटोलॉजी की थ्योरी भी दी कि अब डेंटोलॉजी की थ्योरी क्या कहती है। तो डेंटोलॉजी की थ्योरी हमारे पास में क्या कहती है कि ऐसे प्रिंसिपल को इवोल्व किया जा सकता है जो सभी सिचुएशन में सभी रैशनल बीइंग पर अप्लाई होगा। तो डेंटोलॉजी थ्योरी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिचुएशन अच्छी है या खराब है, ऑनेस्ट रहना चाहिए। ओके, कि हमें क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। ओके, और लेकिन टेलियोलॉजिकल थ्योरी का मानना है कि रिजल्ट प्लेजर है तो ही तो ऑनेस्ट रहो, अदरवाइज आप ऑनेस्ट ना रहो। ओके, इनका तो ये मानना है। लेकिन डेंटोलॉजी वाली केवल बेसिक वैल्यू पर फोकस करने की बात करते हैं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो कांट का मानना है कि राइट पहले है और गुड बाद में है, लेकिन बेंथम क्या कहता है, भाई गुड पहले है, राइट बाद में। अगर
आपको 4 बंदों को रोड पे से क्या करना है, उड़ाने में खुशी मिल रही है तो उड़ा दो, कोई बात नहीं है, प्लेजर है आपकी, ठीक है, राइट, बाद में देख लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि कांट का मानना है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल आर्किटेक्चर एज ट्रूथ इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सिस्टम ऑफ थॉट, कि कोई भी लॉ एंड इंस्टीट्यूशन यदि जस्टिस पर आधारित नहीं है तो उसे अबोलिश कर देना चाहिए। इन्होंने इतना कुछ बोला कि अगर जस्टिस की थ्योरी पर कोई चीज़ वैलिड नहीं है ना, क्योंकि जस्टिस की थ्योरी तो हमें ये बताती है ना कि किसी के एक्शन, कोई नियम, कोई रूल, कोई रेगुलेशन भाई समाज के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई वो सही नहीं है तो उसको अबोलिश कर देना चाहिए। तो इनका कहना है कि हर पर्सन के पास में एक डिग्निटी है और वो ह्यूमन डिग्निटी किसी भी कीमत पर वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो देखो काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके भी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचारों में भी तो एक लूप होल हमें देखने को मिलेगा ना, कि इन्होंने कहा कि देखो जैसे कांट महोदय ने क्या बोला कि हर टाइम चाहे सही है या गलत है ऑनेस्ट रहना चाहिए। अब सपोज करो कि कहीं हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम उसमें ऑनेस्ट रह ही नहीं पाते, हम मतलब हमें सच बोलना चाहिए हर कंडीशन में मान लो, लेकिन क्या पता कि हमारे सच बोलने से किसी पर्सन की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, क्या सच ना बोलें हम, क्या हम मतलब उसके लिए झूठ ना बोलें। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने डेंटोलॉजी और टेलियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा, आगे हम पढ़ते हैं जो जॉन रोल्स का कंसेप्ट था, क्या थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस थी क्या। देखो मेन तो यही थी, इनकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, भाई ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस में लेके जाते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं भाई क्या चीज़ है। तो रोल्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बनाया जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा, फैमिली में से एक पर्सन को उठाया जाएगा। देखो भाई इस वक्त जो है इन्होंने फैमिली में से किसको उठाया है, जो मैन पर्सन है ना उसको एज अ हेड उस समय ट्रीट किया जा रहा था और हेड के तौर पर इसने मैन को उठा लिया। अब मैन को उठाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, नारीवादी तो इसके अगेंस्ट आएंगे। तो अगर बाई चांस आपको पूछा जाए कि नारीवादी इसके अगेंस्ट क्यों थे, क्योंकि इन्होंने स्पेशल बोल दिया कि भाई इन्होंने तो क्या कर लिया, एक मैन की तरफ ये ज़्यादा झुक गए हैं। तो ये क्या था, वुमन को भी तो इन्वाइट कर सकते थे ना। तो रोल्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही अपनी थ्योरी का आधार इसलिए बनाया क्योंकि इनका मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इनका मानना था कि कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से यदि प्रिंसिपल को बनाया जाएगा तो मैन इस प्रिंसिपल को बेहतर तरीके से अडॉप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्या होगा, 4 बंदे बैठते हैं और उनके सामने क्या होगा, कोई भी नियम बनाया जाएगा, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, तो क्या होगा, वो रूल रेगुलेशन सबकी असेंट से बनेगा, सबकी असेंट से बनेगा, तो क्या करेंगे, सब लोग उसको फॉलो भी करेंगे और सब लोग उसको मानेंगे भी। तो क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बेहतर तरीका है जिसमें मैन डिसाइड करता है कि किस बेस पर रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, तो इसलिए एक बेहतर तरीका है कि जस्टिस के उन प्रिंसिपल को प्राप्त करने के लिए जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो। जैसे लॉक, होब्स ने अपनी थ्योरी दी, तो वह बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर की। रूसो इनका मानना है कि स्टेट ऑफ नेचर एक वो सिचुएशन है जिसमें अभी स्टेट और सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ है। तो रूसो ने क्या माना है कि भाई स्टेट और सोसाइटी तो है नहीं, लेकिन होब्स क्या कहता है कि भाई हो चुका है, लेकिन उनके बीच में कहता है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हुआ है जिसकी सहायता से बस स्टेट एंड सोसाइटी का निर्माण भी हो जाता है। लेकिन लोक का मानना है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इनके बीच में क्या होते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। तो लोक महोदय ने क्या कहा है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या कि भाई जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या बनेगी, सोसाइटी बनेगी, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या बनेगा, स्टेट बनकर तैयार होगा। तो पहले में तो सोसाइटी और दूसरे में क्या होगा, स्टेट बनकर तैयार होगा। ये रूसो ने नहीं माना, ये होब्स ने माना है, ठीक है जी। होब्स महोदय ने क्या बोला है भाई एक ही कॉन्ट्रैक्ट का साइन होता है। लेकिन अब रोल्स क्या बोलता है इनके बारे में, तो रोल्स कहता है कि भाई स्टेट ऑफ नेचर के बजाय वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर यूज ना करो, ओरिजिनल पोजीशन का यूज करो। क्यों, क्योंकि अब ये जो लोग खड़े हैं ना, इनको तो पता ही नहीं है अभी ये किस सिचुएशन में है, तो इनको क्या, इनके लिए एक ओरिजिनल पोजीशन वर्ड का यूज किया गया है कि जब किसी प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, तो होब्स के द्वारा जब स्टेट ऑफ नेचर में मैन को क्या बताया गया, लालची बताया गया, ज़्यादा ज़्यादा धन इकट्ठा करने वाला और खुशी को प्राप्त करने वाला। ओके, तो लेकिन लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में इनको अच्छा बताता है, यानी होब्स तो क्या बोलता है, नेगेटिव बोलता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि इंसान अच्छा है। तो इन पे क्या है, होब्स का प्रभाव नहीं देखा जाता, और ये क्या मानते हैं, जो ह्यूमन नेचर को है एक अच्छा
नेचर मानते हैं। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इनके ऊपर जो लोग हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है कि जो मैन है वो नेचर में मोरल है और ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा, कि एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आजकल वाले तो नहीं रहते भाई, यूँ है कि चल दूसरे का अगर गला घोट के मेरा फ़ायदा हो रहा है तो घोट दो। यानी आज के वक्त में अगर हम कहें तो क्या चल रही है, बेंथम की थ्योरी मिल रही है, ओके, कि भाई अपना सुख देखो, दूसरे का सुख ना देखो, भी अपना फ़ायदा होना चाहिए इसके अंदर, ओके। तो इसमें क्या बोला गया कि एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैन इकट्ठे होते हैं, प्रिंसिपल को डिसाइड करेंगे और प्राइमरी गुड को गवर्नमेंट करेगी। लेकिन कौन सा प्रिंसिपल, प्रत्येक पर्सन को अपनी लाइफ में एक रैशनल प्लान होता है, हर कोई किसी पर्सन का होता है। तो या तो एक प्रकार से सिक्योरिटी गुड होता है, तो इस सेकेंडरी गुड को हासिल करने के लिए आपको कुछ प्राइमरी गुड की नीड होती है। एग्जाम्पल, आपके पास में लिबर्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई काम करेंगे तो अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है, जैसे बंधुआ मजदूर है, तो बंधुआ मजदूर क्या होगा, बंधुआ मजदूर के पास में तो उसकी लिबर्टी नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, ओके। उसके राइट होना चाहिए, उसके पास में कुछ इनकम, वेल्थ, डिग्निटी सब कुछ होनी चाहिए, तभी आप क्या है सेकेंडरी गुड्स को प्राप्त कर सकते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो अपने रीजन के आधार पर करेक्ट ओपिनियन देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई तो बुद्धि है ना, कोई ना कोई तो दिमाग है, तो उसके हिसाब से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और वो क्या होगा, सब पर्सन के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। तो इसीलिए इन्हें क्या है, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखा जाता है। अब देखो, चलो वेल ऑफ इग्नोरेंस देख लेते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस है क्या। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस हमारे पास में एक ऐसी वर्गीय स्थिति है जिसमें उनको ये नहीं पता कि भाई मेरी सामाजिक हैसियत क्या है, यानी जो रियल समाज है, यानी जो उसकी ओरिजिनल सिचुएशन है, क्या वो उसमें गरीब है, अमीर है, मतलब कैसी सिचुएशन में, तो उसको अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में नहीं पता है। और भाग्य द्वारा प्राप्त प्राकृतिक विषमताओं का नहीं जानता, क्या पता मतलब नेचर ने उसको हैंडीकैप बनाया है या कैसा बनाया, तो उसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य को नहीं जानता, उसका इतिहास का है क्या है, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, इसकी कोई जानकारी नहीं है, और सभ्यता, संस्कृति कुछ भी नहीं पता। तो यानी इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे वो ये नहीं जानता कि वास्तविक समाज में उसके सामने कौन से संघर्ष पैदा हो जाएंगे, समाज के किन आधारों पर भेदभाव होता है। अधिकांश लोग अपनी योग्यता और हुनर से भी अनभिज्ञ है, वो ये नहीं पता उनका हुनर क्या है जो मेन सोसाइटी है उसके अंदर। तो इसीलिए वे असमान समाज के स्थान पर समान समाज में रहना चाहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या था, वेल ऑफ इग्नोरेंस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो अब क्या होगा कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे लोग इकट्ठा होंगे, प्रिंसिपल पे साइन करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसके बाद में जो प्रिंसिपल निकल कर आएंगे तो वो क्या होंगे, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे की आपस में रजामंदी से कोई भी बात है उसको मान लेंगे, मान के कुछ नियम बनाएंगे, तो वो सबके द्वारा क्या होंगे, एक्सेप्टेबल माने जाएंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम हमारी प्रेफरेंस को और भी क्लियर रूप में जाना जा सकता है कि हमें इक्वालिटी अच्छी लगती है या लिबर्टी अच्छी लगती है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में लगातार ऐसे सिचुएशन का या फिर ऐसे डायलेमा का सामना करना पड़ता है। इनका मानना है कि सभी लोगों के माइंड में एक जस्टिस का आइडिया होता है। यानी देखो, अब मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया है, भाई इसके साथ में जैसे किसी पर्सन के साथ में कुछ गलत हुआ, ये कहेगा सही हुआ भाई इसके साथ में, ये कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही अगेंस्ट जाएगा, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में एक अपना अलग जस्टिस का आइडिया होता है। तो बाहर से इन आइडिया को इम्पोज नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे आइडिया को ही रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम की सहायता से समझने की कोशिश की जाती है, ताकि हम वो विचार और भी क्लियर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे रोल्स का मानना है, अब रोल्स क्या मानता है कि जैसे अब वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखा, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रख दिया कि लोगों के द्वारा जस्टिस के 3 प्रिंसिपल को फोकस किया जाएगा। सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा, जो भी वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है। तो देखो, जो पहला प्रिंसिपल है उसमें क्या होगा, रोल्स कहता है कि भाई जो पहला प्रिंसिपल है उसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, लिबर्टी पे सहमत हो जाएंगे कि भाई सबको इक्वल लिबर्टी दी जानी है, ओके, क्योंकि इक्वल लिबर्टी होगी तभी तो सबको फायदा मिलेगा। तो इनका मानना है कि लिबर्टी जो है वो कंपेटिटिबल है दूसरों से भी,
अगर आप रोड पर तेज कार चलाओगे तो इससे क्या हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, तो भाई ऐसा ना करिए आप। लेकिन सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में क्या बोला गया है कि इसमें इक्वालिटी और जो डिफरेंस प्रिंसिपल है दोनों ही आते हैं। तो इसमें इनका मानना है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो क्या करना है, इनको इस प्रकार से अरेंज किया जाए कि उससे सबको एडवांटेज हो, यानी सबको क्या मिलना चाहिए भाई, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इनका कहना है कि मैन के लिए सोसाइटी में एक मिनिमम लेवल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मिनिमम लेवल तो ज़रूर होना चाहिए। एंड उस लेवल के बाद किसी के पास में पैसा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने मेहनत किया है तो उसने उसको कमा के किया है। एंड समाज के सभी ऑफिस एंड पोजीशन सब के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल रूप से ओपन होने चाहिए। और रोल्स इन तीनों प्रिंसिपल को क्या कहता है, लेक्सियल ऑर्डर में स्थापित करने की बात करता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में पता चला होगा। और अभी तक आपने हमारे जो वीडियो है उसको लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में, जो रोल्स की जस्ट सोसाइटी थी, वो जस्ट सोसाइटी क्या कहती है इनके बारे में। तो रोल्स के द्वारा बाद में क्या है, जस्ट सोसाइटी की बात की जाती है जिसमें सभी के पास में इक्वालिटी हो अपने रैशनल प्लान और गोल को क्या है, परस्यू करने के लिए। ऐसी सोसाइटी जस्ट है। इनका कहना है कि सबके पास में लिबर्टी हो, तो अपने टैलेंट को कोई बेहतर यूज करेगा और कोई बेहतर नहीं, तो इनइक्वालिटी तो आई आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे देखो, ये पर्सन हमारे पास में थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है और ये बिल्कुल ही नीचा है, तो ये हमारे पास में इक्वालिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टेट क्या करे भाई, एक बार सबको इक्वालिटी दे दें। अब देखो सबको बराबर बराबर दिख रहे हैं। अब एक बार इक्वालिटी देने के बाद में अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसका अलग से है ना। तो इनका कहना है कि सबके पास में लिबर्टी है, तो अपने टैलेंट का कोई बेहतर यूज करेगा और कोई नहीं करेगा, तो इनइक्वालिटी तो आएगी। लेकिन जस्ट सोसाइटी इन इक्वालिटी को इस प्रकार से फेस करती है कि सबको एडवांटेज हो। जैसे सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ सबके पास में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इस सिचुएशन के पश्चात इनइक्वालिटी आती है तो कोई बात नहीं है। यदि इनइक्वालिटी को यूटिलाइज किया जाता है तो लीस्ट एडवांटेज जो सेक्शन है उसकी केयर के लिए जो इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर रोल्स क्या करना चाहता है, प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करता है। लेकिन अब देखो जैसे ही रोल्स यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करेगा, तो रोल्स महोदय क्या हो जाएंगे, इनके आगे रोल्स महोदय के अगेंस्ट नोजिक महोदय क्या है, आकर खड़े हो जाते हैं। अब नोजिक महोदय, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो पहले प्रोग्रेसिव टैक्स देख लेते हैं क्या है कि अमीर से टैक्स लो, और अब अमीर से टैक्स लो और उसका आप यूज क्या करिए, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना, उनकी इनइक्वालिटी के लिए उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पर क्या है, वेलफेयर स्टेट की, मतलब देखो अगर प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा, यहाँ से इनके लिए पैसा निकल कर आएगा और वो पैसा किसके लिए, सोसाइटी के डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या है, यहाँ पर ये वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो कहता कि सबको लिस्ट एडवांटेज तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो डिसएडवांटेज पर्सन को बेसिक हेल्थ मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, स्टेट इन्हें प्रोवाइड करवाए। रोल्स क्या कहता है, चेन का एग्जाम्पल देता है कि सोसाइटी एक चेन की तरह होती है। क्या होती है हमारे पास में, एक जो चैन होती है हमारे पास में, उनकी तरह होती है। यदि इसमें डिसएडवांटेज सेक्शन पाया जाता है तो ये कमज़ोर चेन है, यदि आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो चेन टूट जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सोसाइटी को आप कनेक्टेड रखिए और जो वीक चैन है ना उसको मजबूत करो। और वीक लिंक भी ज़रूरी है, क्योंकि चैन में जितना ताकि क्या हो सके, जो चैन है वो एक स्ट्रॉन्ग लिंक के साथ में आपस में अटैच हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं, तो प्रोग्रेसिव टैक्स पे इनको क्रिटिसाइज करते हैं, कौन करते हैं, नोजी करते हैं। तो नोजी कहते हैं कि भाई क्यों लगा रहे हो आप प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि अमीर लोग टैक्स क्यों दें, क्योंकि अमीर लोग भाई अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, किसी घर में डाका थोड़ी मार रहे हैं भाई, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो वो कमाएंगे। यदि आप उन पर टैक्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप उनसे उनकी मेहनत छीन रहे हैं।
ओके। अब सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन ऐसा है, दो पर्सन थे, ये एक ही गांव में रहे, एक ही शहर में पले बड़े, सब कुछ मतलब बढ़िया किया। ये जो था ना, ये पर्सन एबल पर्सन था, ओके। लेकिन जब स्टार्टिंग में थे तो दोनों एक ही कंडीशन पे थे। तो इसने क्या किया, बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया, ओके। अब ये बंदा थोड़ा डिसएडवांटेज सेक्शन में आ गया, क्यों, ये थोड़ा नशे की लत में पड़ गया और इतना मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाया। अब सरकार ने क्या कहा, भाई तू टैक्स दे, किस लिए, इसकी सहायता करेंगे। अब ये बंदा कहता है कि देख भाई, हम तो दोनों एक लेवल में थे, हम दोनों ने एक मतलब प्लेटफार्म से स्टार्ट किया, अब मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, तो मैं भाई इसको क्यों दूं। भाई मैं तो, मेरी मेहनत, इसका कारण तो ये हुआ ना, आप मेरी मेहनत छीन रहे हैं, यानी मैं तो आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक बाउंडेड लेबर कर रहा हूँ। तो नोजिक का मानना था कि डिफरेंस प्रिंसिपल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई गरीब है तो है, गरीब है तो वो है। नोजिक कहते हैं कि रोल्स ने इक्वलिटी के चक्कर में लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कि भाई आप तो सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, भाई ने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन दोनों सेम सेक्शन पे थे ना, मेहनत करके अगला यहाँ पहुंचा है, तो अब इसकी थोड़ी प्रायोरिटी बनती है कि इस बंदे को भी ऊंचा उठाए, क्योंकि वो ऊंचा उठ सकता था। तो क्योंकि डिफरेंस प्रिंसिपल जब अप्लाई होगा तो स्टेट क्या करेगा, टैक्स इकट्ठा करे ही करेगा, और इसमें लिबर्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज होगा। तो नोजिक का मानना है कि रोल्स जो थर्ड प्रिंसिपल की सहायता से प्रोग्रेसिव टैक्स को क्या करना चाह रहे हैं भाई, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। और रोल्स की थ्योरी डिग्निटी के अगेंस्ट है, क्योंकि अमीर का मानना है कि मेरी मेहनत के प्रॉफिट से एक हिस्सा आप ले लेते हैं, तो इसका मतलब मैं तो भाई आपके लिए कमा रहा हूँ, ओके। तो इसी चीज़ पे क्या है, नोजिक जो है इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और सबसे बड़े जो क्रिटिक हैं वो इनके लिए माने जाते हैं। तो चलिए अब हम हमारी जो वीडियो की लास्ट स्लाइड है उसके बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से सबने अलग अलग इनके बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। तो अब आप देख लीजिए, जो लिबरल नोजिक थे उनके विचार के बारे में तो मैंने बता दिया कि ये क्या कहते हैं कि जो आप टैक्स ले रहे हो वो तो एक बाउंडेड लेबर है, क्योंकि बेचारा अमीर तो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन आप उससे छीन रहे हैं। तो कहता है आप ऐसा ना करें, ओके। फिर हम देख लेते हैं फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट, इनके बारे में, नारीवादियों के बारे में तो पहले ही बता दिया। ये कौन है, कैरोल गिल्गन। ये क्या कहते हैं कि भाई नारीवादी तो हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि जो हमारे पास में पुरुष जो समाज है वो महिलाओं को आगे जाने नहीं देता, और रोल्स भी क्या करता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे केवल एक जो हेड है, और हेड कौन है, मैन है, उसको ही उठा रहा है। तो भाई मैन को क्यों उठा रहा है, उसकी तरह आप ये करिए ना कि महिला भी तो आ सकती है ना आगे, तो महिला को भी आप बुला लेते हैं उस चीज़ के अंदर। तो यही इनका मेन मुद्दा रहता है इसके अंदर, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशलिस्ट जो अमर्त्य सेन साहब है। तो अमर्त्य सेन साहब, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने तो यह कहना है कि रोल्स के द्वारा अपनी जस्टिस की थ्योरी के आधार पर इन इक्वेलिटी को जस्टिफाइज करना इनका क्या है, मेन मकसद है। तो इनका मेन मकसद क्या है भैया, तो इन इक्वेलिटी को क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद में समुदायवादी माइकल सैंडल, वोल्जर, तो ये क्या कहते हैं कि इनका मानना ये है कि भाई सोसाइटी एक बड़ी टर्म है, एक सोसाइटी में काफ़ी कम्युनिटी होती है, और जो मैन होता है ना वो सोसाइटी की अपेक्षा अपनी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो हम कम्युनिटी को दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, नेचर बेस पर इसमें शामिल किया जा सकता है, कास्ट, ब्लड, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, और बर्थ के आधार पर है नेचुरल। तो इसमें कोई चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो इस टाइप की कम्युनिटी का सदस्य बन सकता है कोई अपनी रुचि के आधार पर, इन्वायरमेंट ग्रुप और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के आधार पर। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो इनके क्रिटिक हैं वो इनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। लेकिन अभी देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपनी जो बात बताई कि उसके अंदर स्टार्टिंग में तो रोल्स कह रहा था कि भाई मेरी जो बुक है ना, मेरी जो थ्योरी है वो सबको क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है। लेकिन लास्ट में इन्होंने मान लिया और अपनी बुक के अंदर क्या, कि जब इनकी जो नई बुक आ रही है कौन सी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, इसके अंदर इन्होंने क्या माना कि ये जो आर्गुमेंट है ना समुदायवादियों का, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनके द्वारा कहा गया कि भाई जो मेरी थ्योरी है ना वो वेस्टर्न सोसाइटी में अप्लाई होगी, ठीक है जी। इसमें इन्होंने माना कि मेरी जो थ्योरी है वो कहाँ अप्लाई होती है, केवल वेस्टर्न सोसाइटी में अप्लाई होती है, ना कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में।
लेकिन जब ये बाकी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी और मॉडर्न सिस्टम को अपना लेगी, तब ये थ्योरी क्या हो जाएगी, वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगी। क्यों? रोल्स का कहना था कि मेरी थ्योरी सभी सफ़ीर के लिए नहीं है, बल्कि ये केवल पॉलिटिकल सफ़ीर के लिए है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ।